कल एक लास्ट क्वेश्चन किया था, याद है किसी को, जो ट्राई करने के लिए दिया था? यस सर। यस सर। किसी का हुआ फाइनल सॉल्यूशन उसका? यस सर, हुआ तो है। यस सर, हो गया। चलो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार बाद में। अभी ना एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें कभी कभी, एक बार उसको देख लेते हैं और एक ही क्वेश्चन करेंगे आज पूरी क्लास में, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है वो, और उसको जितनी भी चीजें उसमें मेंशन कर रखी है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप समझना सारी चीजें, और जितना कोशिश हो सके समझ के ही करना है उसको, क्योंकि पेपर में अगर तुम बाद में कोशिश करोगे कि याद करके उसको सॉल्व करो तो तुमको दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कम से कम 4 से 5 स्टेप्स है इस क्वेश्चन के अंदर, तो जितनी भी चीजें इसमें एलेबोरेट करनी है ना, उसको A to Z उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन करता रहूंगा मैं। बस ध्यान रखना कि कोई स्टेप मिस ना हो तुम्हारा, है ना। तो पहले एक बार साथ में क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि साथ में करोगे तभी समझ में आएगा। जो दे रखा है ना पहले उसको चेक कर लेते हैं एक बार। एक्टिविटी है हमारे पास 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 3 to 6, 4 to 6, 5 to 7 and 6 to 7। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल टाइम। पहले सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी चीजों में क्या क्या गिवन है हमारे पास। नॉर्मल टाइम। अच्छा, यहाँ पर जो एक्टिविटीज हमारे पास गिवन है, वो पहले जो हमें दे रखा था ABCD करके, और जो इस टाइप वाली में गिवन है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? बोलो जल्दी, कोई डिफरेंस है दोनों में? सर ये इवेंट्स Yes, sir. दे रखे हैं। हाँ, वहां पर क्या था, सिर्फ एक्टिविटी का नाम दे रखा था। यहाँ पे Yes, उसका स्टार्टिंग इवेंट और लास्ट इवेंट, जो एंड पॉइंट है वो मेंशन कर रखा है उसमें। ठीक है, यहाँ इसने नॉर्मल टाइम दिया हुआ है 7, 2 and 3। ठीक है, उसके बाद में एक और कॉलम है यहाँ पे, दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। ये क्वेश्चन जब भी आएगा कम से कम 8 मार्क्स में आएगा पेपर में, तो वो चीज याद रखना, उसी हिसाब से समझना है इसको। 700, 500, 600, 800, 700, 1100, 1200, then 400, then 500। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे रखा है तुमको क्रैशिंग टाइम। ये सब कुछ गिवन है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। दैट इज 4, then 3, then 5, then 7, then 3, then 5, then 5, then 1, then 2। और यहाँ पर हमारे पास है कैश कॉस्ट। ठीक है, दैट इज 850, 700, 1200, 1250, then 1000, 1300, then 1450, then 500, और लास्ट में है 850। ये क्वेश्चन गिवन है तुमको, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ क्वेश्चंस की है, अभी सॉल्यूशन का कुछ नहीं स्टार्ट किया। अच्छा, पहले जो कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं वो बताओ मुझे, वो समझ में आए तुमको? और साथ में जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, पहले उसको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हम लोगों को? उसने बोला यहाँ पर इफ इनडायरेक्ट कॉस्ट per week is
200 रुपीज। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब इसमें कुछ भी चीज इन्वॉल्व नहीं है। तो उसने पूछा देन फाइंड द ऑप्टिमल, जो सॉल्यूशन पूछा है उसने, देन फाइंड द ऑप्टिमल पाथ, है ना। अभी इसको ऐसे समझ लो, फाइंड दी ऑप्टिमल पाथ कि मतलब एंड ऑप्टिमल टाइम, दोनों एक ही चीजें हो जाएंगी। सर ऑप्टिमल है कि ऑप्टिमा है? ऑप्टिमल, ओके। ऑप्टिमम पढ़ा होगा ना पहले, ये वाला ना ठीक ऑप्टिमल है। ना। तो ऑप्टिमल पाथ और ऑप्टिमल टाइम दोनों एक ही चीजों पे एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। अच्छा, एक्टिविटी क्या होता है वो तुमको पहले से पता है ना, कि 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 का मतलब क्या है। नेक्स्ट चीज है जो तुमको अगले कॉलम दिख रहे हैं, दैट इज नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल कॉस्ट क्या है, क्रैशिंग टाइम क्या है और क्रैश कॉस्ट क्या है। देखो, नॉर्मल टाइम का मतलब ये है कि जो उसने पहली एक्टिविटी मेंशन कर रखी है ना 1 to 2, उसका मतलब है कि अगर उसको नॉर्मली वो करेगा, एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, तो उसको 7 दिन लगते हैं, ठीक है। और अगर उसको 7 दिन लगते हैं करने के लिए, तो और अगर उस इसको फॉलो करता है, सपोज वो, इसको देखना एक बार ध्यान से, ये वाला, अगर वो नॉर्मल की बात करें, तो अगर नॉर्मल की बात करें तो वो बोलता है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में 7 दिन लगेंगे, और 7 दिन अगर लगेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा, 700, एक नॉर्मल वे में। बट अगर वो उसका क्रैशिंग टाइम की बात करें, तो क्रैशिंग टाइम का मतलब ये होता है कि उस एक्टिविटी को आप मिनिमम कितने टाइम में कर सकते हो, उसका टाइम रिड्यूस करके। तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा उसका क्रैशिंग टाइम, 4। मतलब अगर इस टास्क को जिसको कंप्लीट करने में 7 दिन लग रहे थे, अगर उसको तुम 4 दिन में खत्म करोगे तो कितना पे करना पड़ेगा उस काम के लिए, 850, दैट इज क्रैश कॉस्ट। तो हर एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 2 टाइप का टाइम दे रखा है, एक नॉर्मल टाइम और एक क्रैशिंग टाइम। नॉर्मल टाइम जो उसको नॉर्मली परफॉर्म करने में लगेगा, दूसरा उसका टाइम रिड्यूस करते करते आप जो उसका मिनिमम टाइम रख सकते हो, दैट इज क्रैशिंग टाइम, वो दे रखा है यहाँ पे। और उसको करने में जो कॉस्ट लगेगा, दैट इज क्रैश कॉस्ट। जैसे ये वाली एक्टिविटी है 3 to 6, तो अगर इसको करने में 6 दिन, सपोज हमको 6 दिन लगते हैं, तो इसका कॉस्ट है 1100, ठीक है। बट अगर तुम नॉर्मली बात करो तो 1100 लगेगा, बट अगर तुम कॉस्ट वाइज बात करोगे क्रैश करने के बाद में, तो 6 दिन का काम 5 दिन में खत्म करेंगे, बट कॉस्ट कितना लगेगा, 1300। तो पहले ये बताओ, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो समझ में आई है कि नहीं, उसके बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आ गया सर। आ गया समझ में, है ना। और नीचे उसने दे रखा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना। इसको देखेंगे अभी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। देखो, जो जो कॉस्ट उसने यहाँ पर मेंशन कर रखी है ना पूरी की पूरी एक्टिविटीज के अंदर, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है। उसको करने के बाद में भी सपोज तुम्हारी एक्टिविटी मान लो 6 हफ्ते में खत्म होती है, तो एक हफ्ते का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है दैट इज 200, तो 6 हफ्ते का कितना हो जाएगा, 1200, है ना। तो बाद में करेंगे अभी जब फाइनल आंसर लिखेंगे इसका। तो इतना तो क्वेश्चन था। अब जब तुम इसको पूरे एक्टिविटी को सॉल्व करोगे, तब तुम्हें ऑप्टिमम पाथ निकालना है, ऑप्टिमम टाइम निकालना है, सब कुछ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी का पाथ कौन सा होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है हमारा, उसको बोलते क्या है इन जनरल, वो लिख लेना। दैट इज क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है हमारे। और यहाँ क्रैशिंग का मतलब क्या है, यहाँ क्रैशिंग का मतलब है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी है ना, उसको हम कितना कम कर सकते हैं, और कितना कम कर सकते हैं इसका क्रैशिंग टाइम यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो 7 से कम करते हुए कितना लेकर के आ सकते हैं, 4 वीक्स। 5 से कम करके कितना लेकर के आ सकते हैं, 3 वीक्स। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है। अब उसने पूछा कि ऑप्टिमल पाथ और ऑप्टिमल टाइम हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने तो सबसे पहली टेक्निक पढ़ी थी ना, क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम, बार बार हम उसका नाम पढ़ रहे थे, है ना। उस टेक्निक का यूज करके हम इन टाइप वाली जो क्रैशिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन भी वहां पर मेंशन किया था हमने, और क्रिटिकल पाथ को पूरा इलेबोरेट भी किया था कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। किसी को याद है क्रिटिकल पाथ क्या होता था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी?
जल्दी बोलो। क्रिटिकल सर पाथ लॉन्गेस्ट पाथ था, मतलब लॉन्गेस्ट होता पाथ है था। ये। ठीक है बिल्कुल। और जब तक एक एक्टिविटी खत्म नहीं होगी तब तक उसकी जो दूसरी सक्सेसिव स्टार्ट नहीं हो एक्टिविटी है सकती, उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते। यस सर। तो देखो जब भी इस टाइप वाला क्वेश्चन तुमको मिलेगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें करना यही है कि सबसे पहले तुम बनाओगे उसका नेटवर्क डायग्राम, और इसको साथ में नोट कर लेना, क्योंकि एक पेज पे तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, लिखा है ना सबने साथ में? यस सर। यस सर। है ना? याद रखना, अगर इसको साथ में सॉल्व नहीं करोगे तो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप में इलेबोरेट करूंगा, इसीलिए कि ध्यान से करते रहना उसको। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इसके लिए, नेटवर्क डायग्राम बनाना। क्योंकि देखो ऑप्टिमल पाथ क्यों बोला है उसने, क्योंकि हमें पता है ना कि जब हम एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट का चार्ट बनाते हैं ना, नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी। अगर याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बना करके दिखाया था, है ना, कि हम इस वे से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि इनमें से कौन सा पाथ हमारे लिए बेटर होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा कॉस्ट भी बचेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर इसने क्रैशिंग दे रखा है ना, इसको ध्यान से समझना। तो बस इसी क्रैशिंग का तुमको यूज करना है कि किसी भी एक्टिविटी को हम कितना क्रैश कर सकते हैं, ये तो मैक्सिमम दे रखा है ना? ये सब अभी देखते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ देखो कि सॉल्यूशन में क्या करना है। अब पहले डायग्राम की बात करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन साथ में रखना अपने, क्योंकि इतना स्पेस नहीं बचेगा तो। और डायग्राम साथ में बना देते हैं अभी। देखो इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। जैसे बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है पेपर के अंदर, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। पहली एक्टिविटी कौन सी है, कहां से कहां तक है, 1 से 2। अब इसे ध्यान से देखो, एक 1 से 2 जा रही है, एक 1 से 3 जा रही है, और एक 1 से 4 जा रही है। मतलब हमारा जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो कौन सा होगा, वो 1 होगा, है ना? 1 और 1 से कितनी पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स हमारे पास जा रहे हैं 1 से। यहाँ देखो, अगर मैं इस वाली इवेंट को 1 नाम दे देता हूं, तो 1 से एक इवेंट जाएगी हमारी जो 2 पे जा रही है, एक 1 से हमारी कौन सी जा रही है, 3 पर जा रही है, एक 1 से हमारी किस पर जा रही है, 4 पर जा रही है ना? तो मतलब ये 3 एक्टिविटी हमने कवर कर ली। अभी नेक्स्ट बताओ, 2 से कौन सी एक्टिविटी जा रही है भाई, 5। क्या 2 से इसके अलावा कोई और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है? नहीं। नो सर। 2 हम चले जाएंगे 5 पर, है ना? ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट दूसरा है 3 से 5 पे जा रहे हैं और 3 से 6 पे जा रहे हैं। तो देखो कोई बात नहीं, यहाँ से हम 3 से 5 पे चले जाते हैं और 3 से 6 पे कोई नहीं बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 to 6 पे जाना है हमको, है ना? तो चलो 4 to 6 पे चले जाते हैं। तो हमारा ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और 4 to 6 भी कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, 5 to कहां पर जाना है, 7 पर। 7। तो 5 to सपोज हम ये बना देते हैं कि हम 5 to 7 पे चले गए, और नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, 6 to 7 पे। तो 6 to 7 पे चले गए। एकदम बेसिक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम, एकदम आसान, एक ही बार में बन जाएगा तुमसे इस टाइप वाला। क्योंकि जितना लेंथी क्वेश्चन बनेगा ना, उसका नेटवर्क डायग्राम आसान होगा। क्योंकि अगर नेटवर्क डायग्राम बनाने में तुमको 15 मिनट लगेंगे, तो फिर क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये बताओ पहले, नेटवर्क डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नो सर। है ना? एक तो ये हो गया कि सबसे पहले हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। दूसरी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, जो अभी समझ लेते हैं, बेसिक जो पूरे क्वेश्चन के अंदर हम लोग बार बार यूज करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे स्लोप। अरे कितने लोगों ने स्लोप पढ़ा है पहले मैथ्स में? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना, एक लाइन का स्लोप पढ़ा होगा ना, कि लाइन है तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे। और जिन लोगों ने बिगो ऑनर्स में मैथ्स पढ़ाया, उन्होंने स्लोप का मतलब पढ़ा होगा कि dy/dx भी होता यस है ना? सर। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, है ना? उसको हम Yes, स्लोप बोलते थे, है ना? जब मैथ्स में पढ़ते थे कि व्हाट इज m इज इक्वल टू dy/dx, dx। है ना? हम पढ़ते थे ना कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप, है ना? तो यहाँ पर जो स्लोप है ना, ये तो मैथ्स के लाइन के रेस्पेक्ट में था। ठीक है, सपोज जैसे ये हमारा ग्राफ है कोई,
और ये हमने लाइन बना दिया इस पे। सपोज ये कोई लाइन है हमारे पास में, है ना, तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम इसको यूज कर देते। बट इस नेटवर्क डायग्राम में स्लोप का मतलब क्या है ना, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में स्लोप का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं पहले जल्दी से। ठीक है, ये डायग्राम बताओ, डायग्राम सबको समझ में आ गया? यस सर। है ना। अब ना हमारे पास दो चीजें थी, एक हमने पढ़ा था क्रैश कॉस्ट, है ना, और एक हमने पढ़ा था नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, एक हमने पढ़ा था क्रैश टाइम और एक हमने पढ़ा था नॉर्मल टाइम। यहाँ जो स्लोप पढ़ते थे ना लाइन में, वहां स्लोप का मतलब होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ वाई में कितना चेंज होता था, जल्दी बताओ। इस स्लोप का मतलब ये होता था कि एक्स में एक यूनिट चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आएगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो याद होगा कि स्लोप का मतलब क्या होता था। तो स्लोप इज कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी अगर एक्स में एक यूनिट का डिफरेंस आएगा तो वाई में कितना चेंज आएगा, है ना, उसको हम स्लोप बोलते थे। अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ पहली एक्टिविटी का एग्जांपल लूं तो उसी से समझ जाना हम किस चीज की बात कर रहे हैं। पहली जो हमारी एक्टिविटी है दैट इज फ्रॉम 1 to 2, और 1 to 2 जो एक्टिविटी है उसका जो नॉर्मल टाइम है, उसका दैट इज 7। ठीक है, और जो उसका नॉर्मल कॉस्ट है दैट इज 700। अब इसके क्रैश टाइम की बात करते हैं। इसका जो क्रैश टाइम दिया हुआ है दैट इज 4 वीक्स, और इसका क्रैश कॉस्ट कितना दिया हुआ है 850। क्लियर है इतना? जल्दी यस बोलो। सर। ये तो गिवन है ना हमारे पास। अब बस दो चीज ध्यान से समझो, जब वो किसी काम को 7 दिन में करता है तो उस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट कितना लग रहा है 700 रुपए। 750, है ना, सॉरी 7 डेज नहीं 7 वीक है। अगर वो उस काम का जो ड्यूरेशन है अगर वो 7 दिन से घटा करके कितना कर दे 4 डेज कर दे। अब एक बात बहुत छोटी सी सोचो कि अगर कोई काम पहले 7 दिन में हो रहा था, वो काम अब 7 दिन की जगह 4 दिन में हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तभी तो काम 4 दिन में होगा ना। यस सर। चाहे वो लेबर ज्यादा हो, चाहे वो मशीनरी ज्यादा हो, तो अगर तुम कोई चीज वहां पर एडिशनल यूज करोगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो हमारा कॉस्ट 700 से बढ़ करके कितना हो गया 850। कितना हो गया 850। यानी बताओ कि 3 दिन का टाइम अगर तुमने कम किया, यानी 3 हफ्ते का काम है ना, अगर तुम अपना जो टाइम का ड्यूरेशन था एक्टिविटी का, अगर उसको तुम 3 वीक से रिड्यूस करते हो तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ जाता है 150। बढ़ता है कि नहीं? तो अगर Yes, sir. 3 वीक का ड्यूरेशन कम करने पे 150 बढ़ता है, यानी पर वीक, यानी एक वीक का ड्यूरेशन कम करने पे कॉस्ट कितना बढ़ेगा 50 रुपीज। बस यही स्लोप है। स्लोप का मतलब ये होता है कि चेंज इन सम वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल पर यूनिट, यानी समय में यानी टाइम में अगर मैं एक यूनिट रिड्यूस करूं तो मेरा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना, यानी क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम। अब यहाँ देखो 50 कैसे आया, जब तुमने क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट घटाया और उसको डिवाइड किया किससे, टाइम से। भाई जितना डिफरेंस कॉस्ट में आया और जितना डिफरेंस टाइम में आया है उसका जो रेशियो होगा वही क्या बनेगा तुम्हारा स्लोप बनेगा, है ना। तो अभी पर्टिकुलरली फटाफट से जल्दी से लिख लो यहाँ बस स्लोप का सर फॉर्मूला क्या होगा। हाँ बोलो। सर नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम में क्या फर्क है? नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम में ये फर्क है कि जब नॉर्मल कोर्स चलता है तो 6 महीने चलता है, और पेपर से पहले क्रैश कोर्स चलता है वो 2 महीने चलता है। क्रैश कोर्स मतलब क्रैश टाइमिंग का मतलब ये है कि किसी एक्टिविटी को आप कम टाइम में खत्म कर रहे हो। आई बात समझ में? जब आप नॉर्मली कोई एक्टिविटी करोगे तो उसमें सपोज 6 महीने लगते हैं, बट उसका क्रैश टाइम अगर 4 महीने है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस एक्टिविटी को वो 6 महीने में खत्म ना करके 4 महीने में खत्म कर रहे हैं बाय यूजिंग सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ये से दिया हुआ था। अब यहाँ पर स्लोप की बात कर रहे थे हम लोग, तो सिंपल सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे समझाया इसको देख लो एक बार यार। जो हमने समझाया यहाँ पे ये था कि ये जो क्रैश कॉस्ट हमको दे रखा था
ये बढ़ेगा। अगर सिंपल सी बात दिमाग में एक लॉजिक याद रखो, किसी भी चीज का अगर तुम टाइम कम करोगे, अगर तुम कोई 5 दिन का काम 3 दिन में करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज करोगे। सेम चीज यहाँ दे रखी है, तुम 7 दिन का काम अगर 4 दिन में करोगे तो 4 दिन क्या हो गया, क्रैश टाइम हो गया हमारा, और कॉस्ट कितना हो गया 850, ये क्रैश कॉस्ट हो गया। तो 3 दिन अगर तुम अपना टाइम बचाओगे तो 150 रुपीज तुमको एक्स्ट्रा स्टार्ट खर्च करने पड़ेंगे। यानी अगर 1 दिन का टाइम बचाना है तो कितने खर्च होंगे, 50 रुपीज। इसी को हम स्लोप बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला देखो क्या होगा, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। अच्छा, कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी, क्रैश कॉस्ट या फिर नॉर्मल कॉस्ट? क्रैश कॉस्ट crash है ना। और नीचे बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा जिससे नेगेटिव ना है हमारे पास में, नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम माइनस हमारा क्रैश टाइम। अब इसको भी देखो ऐसे ही समझो, सिंपल सा एकदम लॉजिक यही है। हमने जो बचपन में मैथ में पढ़ा था वो था स्लोप दैट इज इक्वल टू चेंज इन वाई, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, है ना। या इसको बिल्कुल एकदम घटिया तरीके से समझो, एकदम बेसिक तरीके से, तो ये है जो उसने बोला था ना कि सपोज ये हमारा 850 कॉस्ट लग रहा था क्रैश टाइम पे और नॉर्मल लग रहा था 700, तो तुम्हारा कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 150 का डिफरेंस आ रहा है ना। और 150 का डिफरेंस हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। हमारा टाइम 7 दिन से कितना दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है। यानी हम कितने दिन की क्रैशिंग कर रहे हैं, 3 दिन की। हम 3 दिन कम कर रहे हैं, तो भाई 3 दिन कम करने के लिए 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो 1 दिन कम करने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, 50 रुपीज। यही तुम्हारा स्लोप है। भाई जब एग्जाम में पूछेगा तो सिंपली तुमको पहले वाला फॉर्मूला लिखना है जब सॉल्व करोगे तो, और ये फॉर्मूला मेंशन करना है वहां पे, अपनी मर्जी से स्लोप निकाल करके नहीं आना है। ठीक है भाई, स्लोप समझ में आ गया? यस सर। है ना, जल्दी बोलो फटाफट से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी 10% भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहला काम करोगे नेटवर्क डायग्राम बनाने का। ठीक है, और नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद में क्या करोगे, स्लोप की बात करेंगे फिर हम, है ना। अब इस स्लोप का यूज कहाँ करना है, वो सब क्या करना है ना, वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, नेटवर्क डायग्राम। तो जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया था तुम्हारे पास बना होगा, तो वापस से बना देता हूँ। यहाँ पर 1 था हमारे पास, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हमारे पास 3 था, यहाँ पर हमारे पास 4 था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था 5 और 3 2 हमारे पास में था एक 6। ठीक है, एक हमारे पास था 4 to 6, एक हमारे पास था 5 to 7 और एक हमारे पास था 6 to 7, है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख सर देता 3 to 5 हूँ, भी था। 3 to 3 to 5। 5 भी था। अच्छा सॉरी ये आ जाएगा 3 to 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमको डेटा दे रखा है इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर, वो डेटा लिख देते हैं। वो भी कौन सा वाला, नॉर्मल टाइम। जैसे 1 to 2 एक्टिविटी है हमारी, तो उसका नॉर्मल टाइम कितना है, 7 है ना, तो 7 लिख देते हैं। जो हमारा 2 to 5 है, सॉरी 1 to 3 है हमारा, उसका टाइम कितना है, 5। नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूं अभी। 1 to 4 का टाइम कितना है, 8। ठीक है, 2 to 5 का टाइम कितना है, 9। 3 to 5 का टाइम कितना है, 5। 3 to 6 का टाइम कितना है, 6। 4 to 6 का टाइम कितना है, 7। 5 to 7 का टाइम कितना है, 2। और 6 to 7 का टाइम कितना है, 3। ये मैंने सिर्फ नॉर्मल टाइम लिखा है जो हमको दिया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, इतना तो हम अभी तक कर चुके हैं। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जहां पे हम चेक करेंगे कि जो पाथ हमको गिवन है या जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं उसमें से क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। अब यहाँ से एक एक चीज समझ के चलना, एक भी चीज हो सकता है कि आज क्वेश्चन भी पूरा ना हो, है ना, बट जितने स्टेप समझोगे आज वो क्वेश्चन सारे अगले वाले में कंटिन्यू करेंगे फिर, अगर रह भी जाता है हमारे पास तो। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट इवेंट तुम्हारा क्या है, 1 है, और लास्ट इवेंट कौन सा है, बताओ भाई जल्दी से। 2। लास्ट इवेंट की बात कर रहा हूँ, 2 टाइमिंग सर है। 7। 7
7 7 है ना। तो हम क्या करते हैं, अच्छा। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से पाथ पॉसिबल हैं 1 से 7 तक पहुंचने के, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीज आर द पाथ, ठीक है। यहाँ पे हम पाथ लिखेंगे, कौन कौन से पाथ को फॉलो करके हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कि उसको करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो पहला जो पॉसिबल पाथ है वो क्या है, पहला पॉसिबल पाथ ये है कि मैं क्या करें, हम लोग 1 से कहां पर जाएं, 2 पर जाएं, और 2 से कहां पर जाएं, 5 पर जाएं, 5 और पे 5 है ना, 1 से 2 पे जाएं, 2 से 5 पे जाओ, 5 से कहां पर जाएं, 7 पे। तो भाई ये हो गया हमारा पहला पाथ, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, पहुंच गए ना लास्ट में, पहले से लास्ट तक। अब इस वाले पाथ को अगर फॉलो करोगे तो ड्यूरेशन कितना लगता है, देखो 1 से 2 जाने में कितना टाइम लगा, 7 वीक। 7 2 से 5 पे जाने में कितना लगा, 9 वीक। 9 वीक्स 5 से 7 जाने पे कितना लगा, 2 वीक। सबका सम 2 कर weeks, दो, यानी 18 7 प्लस 9 and प्लस 2 दैट इज 18। तो 18 वीक लगेंगे इस वाले पाथ को फॉलो करने के लिए, है ना, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि भाई 1 से 3 पर जाते हैं, 3 से 5 पर जाते हैं, और 5 से कहा जाते हैं, 7 पर, उसको भी लिख देते हैं। तो 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7, कितना टाइम लगेगा, 1 से 3 पे लगेगा 5, 12 3 से 5 weeks. पे लगेगा 12 5, weeks और 5 से 7 पर लगेगा 2, कितना आएगा यहाँ पर, 12 वीक्स। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारे पास बचता है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कौन सा वाला, हम जाएंगे भाई 1 से 3 पर, 3 से कहा जाएंगे, 6 पर, और 6 से कहा जाएंगे, 7 पर, इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा पाथ क्या आ जाएगा, 1 to 3, 3 to 6 और 6 to 7। टाइम बताओ, 5 प्लस 6 एंड प्लस 14 वीक 5, 14 चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि भाई 1 to 4 पे जाओ, 4 to 6 पे जाओ, और 6 to 7 पे जाओ। तो 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, जल्दी से बताओ ड्यूरेशन कितना आ जाएगा, 8 18 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। 5 3 कौन सर सा, वो 3 है सर, वो 6 to कहाँ पर? 7 3 है अच्छा ये वाला। यहाँ पे लास्ट में, यस सर एक सेकंड, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा ना, यस सर ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब बताओ, सारे पॉसिबल पाथ जो थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए, है ना। अब हमें यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, क्रिटिकल पाथ। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से पाथ हैं जो क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक फंडा था एकदम, हमें वही फॉलो करना है। क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन में पहली लाइन क्या थी, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अब इस पूरे स्टेप को देख करके बताओ मुझे कि कौन सा ऐसा पाथ है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। 2 पाथ हैं, सर एक ये 2 18 है वाला पाथ. और एक ये 18 वाला, है ना। यानी ये हमारा पहला पाथ है जो क्रिटिकल पाथ होगा, है ना। और दूसरा कौन सा है हमारा, ये वाला, ये भी हमारा क्रिटिकल पाथ है, और ये भी हमारा क्रिटिकल पाथ है, मतलब दोनों के दोनों हमारे क्रिटिकल पाथ, ये वाला, ठीक है। इतना बताओ पहले जल्दी से, क्लियर है इतना। यस सर अब देखो हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, है ना। जो हमने सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना, यहाँ पर उसने पूरी की पूरी क्रैशिंग की डिटेल दे रखी थी, बट उसका मतलब ये नहीं था कि हम सब में क्रैशिंग कर सकते हैं, हमें सब में उतनी ही क्रैशिंग करनी है। ये हमें दे रखा है कि अगर तुम इस वाली एक्टिविटी को क्रैशिंग करोगे तो तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा। पेपर में हमसे वो ये पूछेगा कि हम कौन सी इन सारी एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटी में क्रैशिंग अप्लाई करें जिससे हमारा कॉस्ट भी मिनिमम हो और हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए। बात समझ में आई, हमें हर एक्टिविटी में क्रैशिंग नहीं करनी है, बस हमें ये पता कराना है कि जितनी भी एक्टिविटीज हमें दे रखी हैं उन सारी एक्टिविटीज में से हम किसमें क्रैशिंग कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बैठ करके 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, तब तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं कि कहीं पे डाउट ना लगे अभी से। यहां तक बताओ पहले क्रिटिकल पाथ क्या था,
उतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों क्रिटिकल पाथ के एनालिसिस करेंगे अगले स्टेप के अंदर। यानी हम यहां पर लिख लेते हैं कौन कौन सा क्रिटिकल पाथ है हमारे पास, और यहां पर लिखेंगे उसकी क्रिटिकल एक्टिविटी। उसकी क्रिटिकल एक्टिविटी लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक कॉलम आएगा हमारे पास में क्रैश लिमिट का, है ना, और यहाँ पर एक कॉलम आएगा हमारे पास क्रैश कॉस्ट का। अभी टेंशन में मत आना, ये सब देख करके पूरा समझ में आएगा तुमको ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारे आइट्रेशन बिल्कुल सेम रहेंगे। देखो पहला क्रिटिकल पाथ की पॉसिबिलिटी कौन सी थी, 1 to 2, 2 to 5 और 5 to 7। अब ध्यान से देखो, ये 1 से 2, 2 से 5, 5 to 7। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एक्टिविटी है ना। अब इस एक्टिविटी को हमें किस में ब्रेक करना है, इवेंट्स में ब्रेक करना है कि ये किस किस से मिलके बना हुआ है। अब देखो ध्यान से, पहले वाले को 1 to 5, 7 को, इसलिए किस किस से मिलके बना हुआ, पहला क्या है 1 to 2, यानी 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 7। ये पहले क्रिटिकल पाथ का एनालिसिस है। सेकंड क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 1 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। यहां तक बताओ पहले ये कैसे ब्रेक किया, समझ में आया? क्रिटिकल पाथ को क्रिटिकल एक्टिविटी में कैसे लिखा? यस सर। है ना। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब यहाँ पर है क्रैश लिमिट कितनी होगी इसकी, है ना। तो क्रैश लिमिट के लिए अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो हमारे पास पहली एक्टिविटी कौन सी है, पहली एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है भाई, 1 to 2। अब इसको आता है, यहाँ देखो, अब 1 to 2 पे आ जाओ फटाफट से, जो क्वेश्चन दे रखा था तुमको, ये है तुम्हारा 1 to 2, है ना। पहले हटा देते हैं एक बार। जो एक्टिविटी हमारे पास 1 to 2 है, इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो 1 to 2 में हमारे पास में नॉर्मल टाइम कितना है, 7 वीक, है ना, और क्रैशिंग टाइम कितना है, 4 weeks. 4 week। 4 4 weeks. वीक। ये 4 वीक है ना। अब ये बताओ, अगर इसका नॉर्मल टाइम 7 दिन लगता है, इसको इसका क्रैशिंग टाइम कितना है, 4 वीक है, तो मतलब इसमें कितना ऑप्शन है हमारे पास डिले करने का, मैक्सिमम 3 week। 3 वीक का। हम लोग मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हैं, 3 3 वीक week। डिले कर सकते हैं। इसकी जो क्रैश लिमिट है वो कितनी है, 3 है। और 3 कैसे आया, 7 - 4 करके। मतलब अपने नॉर्मल टाइम में से अगर क्या माइनस कर दोगे, क्रैशिंग टाइम, तो क्या बचेगा, वो क्रैश लिमिट। ये बताओ पहले क्रैश लिमिट क्या है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्रैश लिमिट का मतलब यही है कि तो आप कितना उसको ब्रेक कर सकते हो, कितना टाइम उसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो ये एक्टिविटी है 2 to 5, अपनी टेबल में फटाफट से चेक करो। 2 to 5 का जो नॉर्मल टाइम था ना, दैट इज 9 वीक्स, और 2 to 5 का जो क्रैशिंग टाइम है दैट इज 7। 7. उसका क्रैश लिमिट कितना आ जाएगा, 2 2. आ जाएगा। ऐसे बताओ 5 to 7 का क्रैश लिमिट कितना आ जाएगा, 1. ऐसे बताओ। नेक्स्ट वाले का भी देख लेते हैं जल्दी से। 1 to 4 का क्रैश लिमिट कितना आएगा, 3। 3. 4 to 6 का कितना आएगा, 2 ही है ना। हाँ ठीक है, 4 to 6 का 2 आ जाएगा। अब बताओ 6 to 7 का कितना आएगा, 1। ये हमारा, हाँ ये हमारा क्रैश लिमिट निकाला है हमने अभी तक, कि मतलब उसका जो क्रैशिंग टाइम दे रखा है और नॉर्मल टाइम पर डिफरेंस कितना है ना। तो कहीं पे साइड में याद करने के लिए लिख भी लेना कि क्रैश लिमिट, और पेपर में तो लिखना ही है इसको, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। इसको हम बोलते हैं क्रैश लिमिट, है ना। अब बात करते हैं कॉस्ट की, है ना। और यहाँ पर एक्चुअली जब तुम कॉस्ट को मेंशन करोगे ना, तो देखते हैं। अब यहाँ देखो कॉस्ट क्या आएगी। अब जो 1 to 2 था हमारे पास में,
अब यहाँ पे एक स्टेप हमारा रह गया, वो स्टेप हम एंड टू एंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मिसिंग हो गया मेरे से। हमने जो स्लोप पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, जो पूरा डिफाइन किया हमने स्लोप को, तो एक काम करो, अपनी जहां तुमने नोट किया है ना अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन में जहां हमने सारे कॉलम बनाए थे उसी में एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड कर दो जल्दी से। और वो कॉलम हमारे पास होगा किसका? स्लोप का। मतलब हम क्या करेंगे, हम एक ही साथ में सारी एक्टिविटीज का स्लोप निकाल देंगे। और स्लोप कैसे निकालते थे? कॉस्ट में डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम में डिफरेंस, है ना? याद है? चलो पहली वाली एक्टिविटी का बताओ। पहली वाली एक्टिविटी में डिफरेंस कितना है? 850 माइनस 700 कॉस्ट में, यानी कितना है? 150। और टाइम में कितना डिफरेंस है? 3 का। तो 3। स्लोप कितना आ जाएगा? 50। पहली वाली एक्टिविटी का स्लोप कितना आ जाएगा? 50। अब 1 2 3 वाली एक्टिविटी का स्लोप बताओ मुझे जल्दी से। 100 100। बिल्कुल ठीक है। 1 2 4 का बताओ जल्दी से। 200। और 2 2 5 का बताओ। 225। 225। 225। उसके बाद बताओ 3 2 5 का बताओ। 150। 150। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा है 200 हमारे पास में? 200। 3 2 5 हो गया। 3 2 6 का हो गया 200। ठीक है। उसके बाद 4 2 6 का कितना आएगा? 125। यस सर। ठीक है। 5 2 7 100। 100 और 100। 6 2 7 350। 350। यस सर 350। 350। तो ये हमारा स्लोप हो गया। इसका मतलब ये हुआ, स्लोप का मतलब हमने स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बताया था, दैट इज पर यूनिट। यानी अगर इन सारी एक्टिविटीज में आप एक दिन का चेंज करोगे या एक वीक का चेंज करोगे, सॉरी वीक में यूनिट से रखा है हमको, अगर उसमें एक वीक का चेंज करोगे टाइमिंग में, तो कितना कॉस्ट आएगा पहली वाली एक्टिविटी को? 50 रुपए। 3 2 6 को कितना कॉस्ट आएगा? 200 रुपीज। अभी वही करने वाले हम लोग। अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाओ। अब यहाँ कॉस्ट की बात करते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे, ठीक है? टोटल कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे। बताओ भाई, जो एक्टिविटी 1 to 2 है उसका कॉस्ट कितना है? 50 है ना? यस सर। एक्टिविटी 2 का कॉस्ट कितना है? 2 to 5 का 225। यही है। 5 to Yes, sir. 7 का कितना है? 100। ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। 1 4 6 7 में 1 to 4 का कॉस्ट कितना है? 200। 4 to 6 का 200। कॉस्ट कितना है? 125। 6 to 7 का कॉस्ट कितना है? 350। 350। है ना? 350। अब देखो, अब एकदम काम की बात सुनो। ये तुम्हारा पहला आइटरेशन कंप्लीट होने वाला है अभी। सबसे पहले ये बताओ, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्रैशिंग करनी है, मतलब तुम्हें अपना जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम कम करना है, और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है मैं बार बार बता चुका, वो अलग अलग एक्टिविटीज से मिलकर के बना होगा, और हर एक्टिविटी जो है वो इवेंट से मिलकर बनी होगी। जैसे ये हमारा एक पाथ था, इसमें ये छोटी छोटी इवेंट से मिलकर के बना हुआ है पूरा। तो अगर तुम्हें उसका टाइम कम करना है तो तुम क्या करोगे? तुम ये भी तो सोचोगे ना कि जो तुमको पे करना है, जो तुमको पैसा पे करना है, वो कैसा हो? कम हो कि ज्यादा हो? कम हो। कम होना कम हो। चाहिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, तुम्हारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ? देखो, इसके पास भी क्रैशिंग की लिमिट है। यहाँ इस वाली एक्टिविटी को भी तुम 1 हफ्ता कम कर सकते हो, तुम इस वाली एक्टिविटी को भी 1 हफ्ता कम कर सकते हो, क्योंकि इसके पास अपने 2 वीक की लिमिट है, और इसको भी कम कर सकते हो। बट डिसाइड हमें करना है कि हमें इनमें से कौन सा कम करना है। सिंपल सी बात है, हम कौन सा कम करेंगे? जिसमें हमारा पैसा पर यूनिट कम खर्च होगा। तो भाई एक बात बताओ, इन तीनों को ध्यान से देखो, और ये बताओ इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी को 1 हफ्ता कम करोगे? 1 to 2 कॉस्ट वाली। कितना है? 2 वाली। जिसका कॉस्ट है 50 रुपए 50। पहले वाले पास के लिए, 50 के लिए। अब सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। क्रिटिकल पास सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में सबसे कम पैसा किस में खर्च हो रहा है? 4 to 6 4 4 to to 6 6। में, जिसमें 125 आएगा हमारे पास में।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया है ना। अब हम इसको मार्क, जैसे मैंने मार्क किया बिल्कुल ऐसे मार्क कर देना इसको सर्कल लगा करके, और लास्ट में बिल्कुल सिंपल से एक छोटी सी लाइन लिखेंगे हम इसके एनालिसिस में कि वी विल क्रैश द एक्टिविटी। हमको ये तो पता करना था ना कि कौन सी एक्टिविटी क्रैश करनी है, तो वी विल क्रैश द एक्टिविटी 1 to 2 बाई 1 वीक। कितने से कम करेंगे उसको? 1 वीक से। एंड कौन सी एक्टिविटी, कौन सी दूसरी? 4 to 6। एंड एक्टिविटी 4 to 6 बाई 1 वीक, बाई 1 वीक। ठीक है, क्लियर है इतना? एंड नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है? देखो एक और चीज याद है, फर्स्ट वाले आइट्रेशन में हमने सिर्फ डिसाइड किया है कि हम किसमें कम करेंगे, कम नहीं किया है अभी। दिमाग में रखना पहली चीज, फर्स्ट वाले आइट्रेशन में क्या करोगे? फर्स्ट वाले आइट्रेशन में हमें सिर्फ पता लगा है कि हमें कौन सी वाली एक्टिविटी को क्रैश करना है, हमने अभी क्रैश किया नहीं है। तो अगर तुमसे पूछता है कि आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन व्हाट इज द नॉर्मल कंप्लीशन टाइम, तो आंसर इज, जल्दी बोलो, 18 वीक्स। सबसे स्टार्टिंग में जो निकाला था क्रिटिकल पाथ मेथड में, इसमें कितना टाइम लगेगा अभी? 18 हफ्ते, 18 वीक्स। अब क्या करोगे, ये हमारा क्या पहला निकाला आपने ये? क्या निकाला आपने ये? नॉर्मल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉर्मल टाइम प्रोजेक्ट का। तो अगर हम इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं तब भी 18 लगेगा, और सेकंड वाले को फॉलो करते हैं तभी भी 18 वीक लगेगा, क्योंकि हमने अभी तक क्रैशिंग नहीं की है। क्रैशिंग का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। हमने सिर्फ अभी पहले वाले आइट्रेशन में कैलकुलेट किया है क्या, कि हमें कौन सी वाली एक्टिविटी को क्रैश करना है। बात समझ में आई? सर बट हम 4 to 6 वाले को 2 वीक से क्रैश कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट हम वन बाई वन करेंगे, एक एक वीक करके क्रैश करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है ना सेकंड, मतलब जिसमें जैसे तुम अपनी बुक खोल के देखोगे ना, तो एक बार ऐसा इस टाइप वाला क्वेश्चन दे रखा है, उस बुक में तुमने क्या किया हुआ, उसने एक ही साथ में सारी क्रैशिंग कर दी है, तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पे कैसे किया है उसने। इसीलिए मैं एकदम सिंप्लीफाई किया है इसको, हम 1 by 1 करके करेंगे इसको, एक एक वीक करके, जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए तुमको। इतना क्लियर है? बताओ जल्दी से। यस सर। है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट आइट्रेशन था, है ना। मैं आगे नहीं बढ़ रहा अभी, पहले एक बार देख लेते हैं कि तुमने क्या क्या किया है। तुम्हें एक इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था जिसमें उसने कुछ एक्टिविटीज मेंशन कर रखी थी, उन एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में उसने नॉर्मल टाइम दिया था और नॉर्मल कॉस्ट दिया था, इसके साथ में क्रैश टाइम दिया था और क्रैश कॉस्ट दिया था। अब उसने तुमसे ये पूछा था कि इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर उसको कंप्लीट करना है ना, तो क्या था उसके पास में कि उसका जो ऑप्टिमल पाथ है, तुम कौन सा ऑप्टिमल पाथ पूरा करोगे और ऑप्टिमल टाइम क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि तुम सारी एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो, वहां पर क्रैशिंग अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सी एक्टिविटी में क्रैशिंग अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या था? नेटवर्क डायग्राम बनाना। क्लियर है? पहला काम क्या था? नेटवर्क डायग्राम बनाना। डायग्राम, और दूसरा काम था हमारे पास स्लोप स्लोप कैलकुलेट करना। और स्लोप का कॉलम, जो कॉलम था इसका, वो कॉलम हैंड टू हैंड बना देना पेपर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे थर्ड वाले स्टेप में। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? आइट्रेशन। अब आइट्रेशन की जो प्रोसेस है वो समझ लो एक बार समरी की फॉर्म में, जो याद रहे। आइट्रेशन में पहला काम होता है क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना। और क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? किस बेस पर? ड्यूरेशन के बेस पे, है ना। जब क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद क्या करोगे? उसका एनालिसिस। और जो क्रिटिकल पाथ का एनालिसिस है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? कि जो क्रिटिकल पाथ है उसको पहले लिखो किसमें? इवेंट्स में ब्रेक करने के बाद। जैसे मान लो पाथ था 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखोगे? 1 2 2, 2 2 3, 3 2 4। और अगला कॉलम किस चीज का बनाते थे? क्रैश लिमिट का। क्रैश लिमिट का, यानी जो जिस भी एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में तुम बात करें, जैसे 1 to 2 है, तो इसको हम कितना क्रैश कर सकते हैं उसकी लिमिट। और क्रैश लिमिट का फॉर्मूला क्या था अभी? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। क्रैश टाइम, याद रहेगा। और एक अगला कॉलम किस चीज का बनेगा? कॉस्ट। बस, इसके अलावा तुमको पूरे क्वेश्चन में कुछ याद नहीं रखना।
ये तो स्टेप्स है, पार्ट है क्वेश्चन का, इसे याद रखना पड़ेगा। जब तुम सेकंड वाला इटरेशन फॉलो करोगे तो सारी की सारी चीजें एकदम सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मेथड एकदम सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, फिगर। जो नंबर्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो सारा डेटा इसके अंदर चेंज होगा, है ना। मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा अभी, मैं इसको फर्स्ट आइटरेशन पे रोक रहा हूँ अभी, इसके आगे वाला अपन लोग कल करेंगे। लेकिन इसको एक चीज देखो ध्यान से कि अगले वाले में हम लोग करेंगे क्या। फर्स्ट आइटरेशन के बाद तुमको क्या कंफर्म हुआ, बताओ जल्दी सर, से। एक हाँ, बार वो स्टेप्स वाली स्क्रीन दिखाना जिसमें आपने स्टेप्स लिखे हैं। ये लो। सबसे पहले क्या करोगे, ठीक सबसे है। पहले करेंगे नेटवर्क डायग्राम, देन स्लोप, देन आइटरेशन वाला है। अब एक चीज समरी में समझो जल्दी से, जो हम इसके अंदर कर रहे थे। सबसे पहले एक बार ध्यान से देख लो पूरा इसको, जो जो हमने किया है इसमें। उससे हमें ये पता चला कि हम 1 to 2 एक्टिविटी को 1 वीक से क्रैश कर सकते हैं और 4 to हाँ, 6 और हमने क्यों किया, एक्टिविटी देखो को। इसको तुम या तो ऐसे बोल सकते हो कि हमें ये पता करना था कि हमें किसको क्रैश कर रहे हैं और किसको क्रैश नहीं करना है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हमें ये पता करना था कि हमें कौन सी एक्टिविटी में कौन से वाले इवेंट को हमें फॉलो नहीं करना, क्योंकि वहां पर कॉस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, है ना। तो जिसका मिनिमम कॉस्ट था हमने उसको फॉलो कर लिया। अब देखो हमें इस पूरे पार्ट के बाद ये पता लगा कि भाई एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्रैशिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्रैशिंग बाई 1 वीक। तो जो अगला वाला आइट्रेशन होगा उसमें हम इस चीज को यूज करेंगे, है ना। अब यूज कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जो अगला वाला नेटवर्क डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, बस वहां पर चेंज क्या आएगा, वहां पर चेंज आएगा किसमें, चेंज इन नॉर्मल टाइम। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि पहले वाले आइट्रेशन के बाद हमें ये पता चल चुका है कि जो ये वाली एक्टिविटी है 1 to 2 और 4 to 6, इन दोनों को हमें बाई 1 वीक रिड्यूस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो जो 1 to 2 हमारी एक्टिविटी है इसका पहले टाइम कितना हुआ करता था, 7, बट अगर यहाँ पर क्रैशिंग अप्लाई करोगे तो अगले वाले स्टेप में 7 की जगह क्या आएगा, 6। और किसमें रिड्यूस सही है, करना था, हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। नहीं कर मतलब नहीं रहे, मैं बता रहा हूं बस, है ना, कि इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, तुमको सारे स्टेप्स एक साथ दिमाग में फंस जाएंगे फिर। अभी बताओ अगर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इसमें इतना ही टाइम और लगेगा जितना हमने लगाया है अभी। इसलिए मैं तुमको बेसिक समझा रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। सर कल ही करवा देना नेक्स्ट स्टेप। हाँ, तो पहले इसको समझ लो एक बार अभी कि अभी क्या किया है हमने, है ना, उतना देख लो एक बार। उसके बाद जो 4 to 6 था उसका ड्यूरेशन कितना है, जल्दी से बताओ मुझे। 4 to 6 का ड्यूरेशन था 7, तो ये रिड्यूस होकर के कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यानी जब अगले वाले डायग्राम में तुम सॉल्व करोगे तो अब इस वाले नेटवर्क डायग्राम का यूज करोगे, ना कि पहले वाले। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, जो ये 1 2 5 7 था, यहाँ पर 7 की जगह 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ड्यूरेशन चेंज हुआ है। और दूसरा कहाँ पे चेंज आएगा, 4 to 6 वाले में, 4 to 6 वाले में 7 की जगह 6 आ जाएगा। फिर से चेक करोगे वापस अगेन कि कौन सा वाला क्रिटिकल पाथ है, कोई 2 क्रिटिकल पाथ निकलेंगे, वापस से उनकी एनालिसिस करोगे बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ पर किया, एकदम कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसी टाइप से ब्रेक करोगे, बिल्कुल यहाँ पर वही ब्रेक करोगे। बस यहाँ पर जो क्रैश लिमिट थी, अभी ध्यान से सुन लो, अगले वाले स्टेप के लिए भी जो यहाँ पर क्रैश लिमिट थी वो कितनी है, यहाँ पर पहले वाले स्टेप में कितनी थी, 3। बट इस 3 में से एक लिमिट तुम यूज कर चुके हो, कहाँ पर, पहले वाले स्टेप में। तो अगले स्टेप के लिए यहाँ पर क्रैश लिमिट कितनी बचेगी, 2। और यहाँ पर क्रैश लिमिट कितनी बचेगी अगले वाले स्टेप के लिए, 1। मतलब सिर्फ 1 to 2 और 4 to 6 के लिए ना, बस। सुनो, हाँ सिर्फ 2 के लिए। अगर तुम्हारे पास पहले 3 हफ्ते अवेलेबल थे और तुमने 1 हफ्ता पहले से यूज कर लिया पहले वाले में, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम ड्यूरेशन अभी कितना बचेगा क्रैश करने के लिए, 2 वीक बचेंगे ना। वही चीज यहाँ पर यूज करनी है अगले वाले स्टेप में, क्योंकि तुम्हारे पास क्रैश लिमिट 3 की थी, तुमने पहले वाले स्टेप में से 1 यूज कर लिया, तो तुम्हारे पास क्रैश लिमिट कितनी बची, 2 वीक्स बची ना। तो यहाँ पर चेंज आएगा, बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बाकी और किसी की हमने क्रैश लिमिट यूज ही नहीं की।
नाइस की सर नाइस की बोलो बोलो। सर बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया, बस ये नहीं समझ में आया कि हमने ओनली 1 वीक ही क्यों रिड्यूस किया, 3 - 1 1 ये वीक क्यों किया इसलिए हमने? हमने रिड्यूस किया क्योंकि अगर एक साथ रिड्यूस करेंगे तो जो बाकी सारी इवेंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हमको नहीं पता लगेगा, मतलब इसीलिए हम 1 बाई 1 करके कर रहे हैं इसको। मतलब ऐसा हो सकता है सपोज हमने इसको 3 का 3 एक साथ रिड्यूस कर दिया पूरा का पूरा, तो हो सकता था कि हमें इसको एक बार रिड्यूस करके और एक बार इसको रिड्यूस करके हमको ज्यादा कम कॉस्ट पड़ती। आई बात समझ में? अच्छा। मतलब जैसे अगर तुमको रिड्यूस करना है, तुमने 3 का 3 इसी को रिड्यूस कर दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था जिससे हमें और कम कॉस्ट मिल सकती थी। इसीलिए हम 1 बाई 1 कंट्रोल कर रहे हैं कि एक एक वीक करके रिड्यूस करेंगे। और पेपर में ठीक है। याद रखना, जब तुम पेपर में आंसर करते हो, जिसका आंसर जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा उसको पेपर चेक करने में उतनी आसानी होगी और उतना कम इरिटेट होगा वो, और उसी हिसाब से तुमको मार्क्स मिलते हैं। अगर एक ही बार में खत्म कर दोगे किसी भी चीज को ना, तो वहां तुम क्योंकि खत्म क्या करोगे, तुम न्यूमेरिकल कर दोगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उस चीज को। क्योंकि सपोज अगर तुमने आंसर किया है और मैं सपोज चेक कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारा आंसर बोलना चाहिए उधर से एक एक स्टेप। इसीलिए हम लोग एकदम क्लासीफाई करके कर रहे हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। बुक का मेथड फॉलो नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब तुमने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, तो अगले वाले स्टेप में भी वापस यही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड वाला आइट्रेशन करेंगे हम लोग, फिर फोर्थ वाला आइट्रेशन करेंगे। डिपेंड करेगा कितने में हमारा आंसर आएगा, कौन से आइट्रेशन के बाद हमारा आंसर आएगा। क्लियर है भाई इतना? यस सर। अब तुम बोलोगे आंसर कैसे पता लगेगा कि पहले आइट्रेशन में आंसर आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया? तो आंसर यहाँ पर जो पूरा कनेक्ट करेगा ना, वो कनेक्ट करेगा किससे? टोटल कॉस्ट से। जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले आइट्रेशन के बाद कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाले आइट्रेशन के बाद कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम थर्ड वाले के बाद कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम फोर्थ वाले के बाद कॉस्ट निकालेंगे। फिर हमको पता लगेगा कि थर्ड के बाद कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो वहां पर हम क्रैशिंग रोक देंगे। ठीक है भाई? यस सर। है ना? अगर पहले वाले स्टेप के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तुमसे, तो पहले वाले स्टेप के रिस्पेक्ट में मुझे ये बताओ कि पहले इसमें कॉस्ट कितना आएगा? जो हमने वो निकाली थी उसमें प्लस करके पहले वाले में तो और कोई कॉस्ट आएगा ही 125। नहीं, क्योंकि पहले वाले में तो सिर्फ 18 वीक्स की बात कर रहा है वो, है ना, जो नॉर्मल कंप्लीशन टाइम था। तो कॉस्ट निकालना स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले से, जब हम उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है भाई इतना? है ना? इसके आगे वाला कल डिस्कस करेंगे, अभी हमने सिर्फ आइट्रेशन टोटल कंप्लीट किया कॉस्ट है, वाला समझ नहीं आया क्या बोला। वो बाद में करेंगे आराम से। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जो हम वहां पे खर्च करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्टार्टिंग का निकालेंगे, है ना। फर्स्ट वाले आइट्रेशन में हम इसलिए नहीं निकाल रहे ना कि फर्स्ट वाले आइट्रेशन में हमने कुछ चेंज नहीं किया है अभी तक। हम चेंज कब करेंगे? सेकंड वाले आइट्रेशन में। तो वहां से कॉस्ट इफेक्ट होना स्टार्ट होगा कि वो कम होगा या ज्यादा होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? क्योंकि देखो एक चीज समझ लो वापस से, किसी को अगर कंफ्यूजन आ रहा है कॉस्ट वाले में, ये कौन सा कॉस्ट है जो सेकंड वाला कॉलम है? ये नॉर्मल कॉस्ट है ना हमारा। इसका जब टोटल, सॉरी ये वाला नॉर्मल कॉस्ट, ये वाला तो टाइम है, ये वाला, इसका जब सम करोगे तो तुम्हारे पास निकल करके आएगा 6500। कितना आएगा? 6500, है ना। मतलब ये नॉर्मल कॉस्ट है हमारे पास में। और दूसरा कॉस्ट कौन सा आएगा? कैश कॉस्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था, एक कॉस्ट का नाम दिया हुआ था हमने, 200 इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट पर कॉस्ट। कितना वीक था? है 200 पर वीक, है ना। पर वीक। जितने भी वीक के लिए तुम इसको फॉलो करोगे वो उसमें फॉलो करता रहेगा उसके हिसाब से, है ना। ये वाला कल एक बार पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब आगे कॉस्ट वाला जो मैटर है पूरा का पूरा कि कैसे निकल के आएगा हमारे पास। इतना जितना हमने किया है ना, ये सॉल्यूशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस तुमको कल इतना करना है कि इस पूरे को रिवाइज करके आना है। ठीक है भाई? ओके सर। है ना, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास में क्या है ना, इसके 3 आइट्रेशन बचे हैं, वो तीनों आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे इसके साथ में। ठीक, इसको रिवाइज करके आना। और अभी तो अच्छा, आज वो वाला क्वेश्चन भी रह गया, उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जो करने के लिए तुमको दिया था घर से। अच्छा क्वेश्चन था वो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। ओके सर, चलो बाय। Bye, sir. बाय।